गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रुइन त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। आज हम वैदिक पीरियड पढ़ेंगे। वैदिक पीरियड के अंतर्गत कैसी शिक्षा थी, उसका पाठ्यक्रम कैसे था, उसका उद्देश्य क्या था और उसका स्ट्रक्चर कैसे था शिक्षा का, उसे हम देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वैदिक पीरियड यानी कि वैदिक काल। वैदिक काल की बात करें तो इसे 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में स्वीकार किया गया था। 2500 से 500 ईसा पूर्व में स्वीकार किया गया था। बात करें उस समय के इतिहासकारों की, तो इतिहासकारों ने वैदिक काल को 3 भागों में 3 नामों से जाना। सबसे पहले ब्राह्मणीय शिक्षा, दूसरा है हिंदू शिक्षा और थर्ड है आपका वैदिक शिक्षा, जो कि वैदिक काल से है। वैदिक शिक्षा, इन तीनों नाम से उस काल को जाना जाता है। ब्राह्मणीय शिक्षा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्राह्मणी में उस समय ब्राह्मणों का सबसे ज़्यादा वर्चस्व था। ब्राह्मण ही सिर्फ शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, इसलिए ब्राह्मणीय शिक्षा नाम दिया गया। हिंदू शिक्षा इसलिए कि उस समय हिंदुओं का वर्चस्व ज़्यादा था, हिंदू ही सिर्फ शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति नहीं थी। वैदिक शिक्षा इसलिए कि वैदिक काल में वेदों के ग्रंथ थे उसे ही पढ़ा जाता था, चारों वेदों को, या जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन चारों वेदों को पढ़ाया जाता था। इन वेदों का जो ज्ञाता होता था उनको हम आदित्य नाम से जानते थे। वैदिक शिक्षा में वेदों को ग्रहण करने की वजह से इसे वैदिक शिक्षा नाम दिया गया। तो ये था आपका इसकी स्थापना, या फिर इसकी स्थापना कैसे हुई इसको जाना हमने। अब हम बात करते हैं, इसको मिटा दे रही हूँ मैं। अब मैं बात करती हूँ इनके मेन फीचर्स की। अगर मेन फीचर्स की बात करें, तो मेन फीचर में सबसे पहले बात आती है कि इसकी शिक्षा का अर्थ क्या है। तो शिक्षा का अर्थ का इसमें है ज्ञान। शिक्षा का अर्थ इसमें है ज्ञान, यानी कि ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, शिक्षा के द्वारा। इसमें सबसे मेन फोकस था ज्ञान, यानी ज्ञान का विकास करना। दूसरा फीचर इसमें है, इसे हम स्ट्रेस ऑन नॉलेज एंड कल्चर नाम से भी जानते हैं। यानी कि हम ज्ञान और संस्कृति में इसको बल दिया गया है। स्ट्रेस का मतलब बल होता है। ज्ञान और कल्चर, यानी कि आपका जो ज्ञान है और जो संस्कृति है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था एजुकेशन के थ्रू। दूसरा आपका फीचर है आपका वेदों पे, यानी कि जो हमारा एक कोटेशन भी है, सा विद्या या विमुक्ते, सा विद्या या विमुक्ते, अर्थात विद्या के द्वारा हमें मोक्ष प्राप्त होता है या विद्या के द्वारा हम विमुक्त हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा फोकस क्या है, वेद है, यानी वेदों के द्वारा जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसके द्वारा हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ठीक है। थर्ड फीचर है आपका, इसमें जो जीवन का है, जीवन को शिक्षा, जो जीवन की जो शिक्षा दी जाती है वो 2 भागों में दी जाती है, परा और अपरा। परा और अपरा। परा की बात करें तो परा जो हमारा आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक जिसमें हम कर्म है, उपासना है, ये सब चीज़ें हमारी इंक्लूड होती है, यानी कि हमारे आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ। और हम अपरा की बात करें तो वह हमारे भौतिक साधनों से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि आध्यात्मिक और भौतिक दोनों को मिला के जब हम इनको समायोजन करते हैं तो हम वैदिक काल में जो हमारी शिक्षा थी उसे हम ग्रहण कर पाते हैं। तो यानी कि परा और अपरा, इन दोनों को इसमें इनके मेन फीचर्स में इंक्लूड किया गया। तो ये थे आपके मेन फीचर्स। अब बात करते हैं हम उस समय के स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि एजुकेशन से संबंधित उनका क्या स्ट्रक्चर था और क्या ऑर्गेनाइजेशन था, उसे हम पढ़ेंगे। यानी कि थर्ड आपका है ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन।
ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर, जब हम किसी भी शिक्षा प्रणाली को यूज़ करते हैं तो उसका जरूर कोई ना कोई संरचना बनाते हैं कि उसे कैसे प्रस्तावित करेंगे। तो इसमें 2 स्ट्रक्चर बने थे। सबसे पहला है प्रारंभिक यानी कि प्राइमरी एजुकेशन, और दूसरा है आपका हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन। ठीक है, बात करें प्राइमरी एजुकेशन की। प्राइमरी एजुकेशन में बच्चे की उम्र 5 वर्ष थी। 5 वर्ष से बच्चा शिक्षा प्रारंभ कर सकता था, वो भी किसके द्वारा? अपने घर के जो पुरोहित होते थे। पहले ब्राह्मण शिक्षा सबसे ज़्यादा थी, तो उसमें पुरोहित हुआ करते थे। जो पुरोहित द्वारा होता था, पुरोहित को बुलाया जाता था, जो घर का पुरोहित होता था उसे बुलाया जाता था। बच्चे को भी नहला धुला के नया वस्त्र पहना के उसे पुरोहित के सामने प्रकट किया जाता था। पुरोहित को भी नया वस्त्र दिया जाता जो कि बिछाता था, सामने बिछाता था, उसमें चावल डालता था। चावल पर वो बच्चों द्वारा वर्णमाला अंकित कराता था, वर्णमाला अंकित कराता था, वर्णमाला अंकित कराता था। उसके बाद से पुरोहित उन्हें आशीर्वाद देते थे। पुरोहित को भी उनके पेरेंट्स, जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, उन्हें क्या दान दक्षिणा देके उन्हें भेजते थे। उसके बाद से इस बच्चे की, यानी जो 5 वर्ष का बच्चा है जिसका पुरोहित ने इसका आरंभ करा दिया है, उसे वो स्टार्ट करना, यानी कि उसके नियमित रूप से उसकी शिक्षा प्रारंभ कर दी जाती थी। इस समय जो बच्चा हुआ करता था, जो 5 वर्ष का बच्चा था, वो वर्णमाला द्वारा सीखता था। दूसरी बात, हायर एजुकेशन की बात करें यानी कि उच्च शिक्षा की बात करें, तो उस शिक्षा में वर्गों में बांटा गया था, यानी कि वर्णों के द्वारा वर्गों में बांटा गया था। वर्णों के द्वारा जो वर्ण होते थे, हमारे 4 वर्ण हैं, आपको भी पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। सबसे मेन बात में, शूद्र लोग इस उच्च शिक्षा को ग्रहण नहीं करते थे। ब्राह्मण जो थे हमारे, वो यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, 8 वर्ष के ब्राह्मण, 10 वर्ष में क्षत्रिय और 12 वर्ष में वैश्य। ये जो तीनों वर्ण हैं, इन वर्णों के अनुसार हायर एजुकेशन दिया जाता था। इनका उपनयन संस्कार होता था, तो ये शिक्षा को प्रारंभ करना स्टार्ट करते थे, यानी कि उपनयन संस्कार होता था, उपनयन संस्कार, जो कि विद्या आरंभ है। ठीक है, उपनयन संस्कार। तो इन वर्णों के द्वारा जो ब्राह्मण होते थे वो 8 वर्ष का बच्चा, और क्षत्रिय है तो 10 वर्ष का, और अगर वैश्य है तो 12 वर्ष का जो बच्चा है वो हायर एजुकेशन को स्टार्ट करता था। हायर एजुकेशन में गुरुकुल प्रणाली थी, जो कि आजकल हमारा हॉस्टल्स हैं, वो उसी समय की प्रवज है, यानी उसी समय की उपज है। जो हमारा हायर एजुकेशन था वो गुरुकुल प्रणाली था, गुरुकुल प्रणाली था। गुरुकुल प्रणाली में जो कि ऋषि मुनि होते थे, वो उनका अपना घर होता था, उसी में वो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते थे। ये सबसे मेन है वैदिक पीरियड में कि निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। निःशुल्क शिक्षा में गुरुकुल जो गुरु होते थे, उनके नियमों का, कठोर नियमों का पालन करके बच्चा शिक्षा ग्रहण करता था, वेदों को जानता था, चारों वेदों को जानता था। और गुरुकुल में जो हमारे ऋषि लोग हैं, वो गुरुकुल कहाँ बनाते थे? अपने नगरों से जो कोलाहल है, नगरों के जो कोलाहल है, जो शोर शराबा है, उससे दूर ये गुरुकुल बनते थे। उसमें शिष्य जाकर अपने शिक्षा ग्रहण करते थे। इसमें पेरेंट्स भी निश्चित थे कि बच्चे अपने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। एक गुरु के एक मेन था कि गुरु को सर्वांगीण विकास करना था। गुरुकुल में गुरु का एक मेन उत्तरदायित्व था कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, यानी बच्चे को हर चीज़, यानी कि चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो या आत्मिक हो, इन सब पे संयम रखते हुए शिक्षा ग्रहण कराना था। और सबको कठोर अनुशासन के द्वारा इसमें शिक्षा ग्रहण की जाती थी। तो यह है गुरुकुल प्रणाली में ऋषि आश्रम होते थे। कोई राज्य का कोई भी प्रावधान नहीं था, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं था, गुरु अपने द्वारा ही कार्य को करते थे। तो ये था आपका ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। अब हम बात करते हैं एम्स एंड आइडियल्स ऑफ
एजुकेशन की, आइडियल्स ऑफ एजुकेशन की। उस समय की जो शिक्षा प्रणाली थी उसका उद्देश्य क्या था, उसका आदर्श क्या था, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेस ऑन नॉलेज एंड कल्चर की बात की है। यानी सबसे ज़्यादा फोकस किस पे दिया गया है, नॉलेज पे, यानी ज्ञान और संस्कृति पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है। उस समय जो ज्ञान दिया जाता था सर्वांगीण विकास के लिए किया जाता था। गुरु लोग जो थे वो शिष्य का सर्वांगीण विकास के लिए बल देते थे। उनका चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो या फिर उसका आत्मिक संयम की बात करें तो उन सब का सर्वांगीण विकास करने का उत्तरदायित्व सिर्फ गुरु का था। दूसरा हमारा है निरोध ऑफ चित्तवृत्तिज, यानी कि चित्तवृत्तियों का निरोध करना। निरोध ऑफ चित्तवृत्तिज। चित्तवृत्तीय मतलब होता है, चित्तवृत्तिज का अर्थ होता है मन, अहंकार और बुद्धि पर नियंत्रण रखना। ठीक है, मन, अहंकार और बुद्धि पर नियंत्रण। बुद्धि पर नियंत्रण। वैदिक काल में जो शिक्षा होती थी शरीर से ज़्यादा आत्मा पर विश्वास किया जाता था, क्योंकि शरीर क्या है, नश्वर है, और जो हमारी आत्मा है वो अनश्वर है। ठीक है, तो हमारा निरोध ऑफ चित्तवृत्तिज यानी कि मन, अहंकार और बुद्धि पर नियंत्रण है। दूसरा है आपका स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। नेक्स्ट है आपका हेल्थ डेवलपमेंट। हेल्थ डेवलपमेंट। हेल्थ डेवलपमेंट में यानी कि स्वास्थ्य संबंधी जो भी है विकास किया जाता था। गुरु लोग का एक उत्तरदायित्व था कि बच्चों के जो हेल्थ पे भी उन पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि उनका पूरा उत्तरदायित्व था कि उनके खान पान से लेकर, उनके वस्त्र से लेकर, उनकी जो उनको जो ज़रूरत है उनकी पूरी पूर्ति करना गुरु का उत्तरदायित्व होता था। तो यानी कि उनके स्वास्थ्य पे भी, क्योंकि अरस्तु ने भी लिखा है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यानी कि अगर स्वस्थ शरीर रहेगा तो उनका मेंटल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण किया गया है। इसमें भी वैदिक पीरियड में भी इसे कहा गया है, इसलिए हेल्थ डेवलपमेंट इसमें है। फोर्थ है आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें आत्मसम्मान, अपने को जानना और अपने आत्म अनुभूति की बात की है, उन गुणों का विकास करना था। यानी कि आत्मसम्मान, आत्म अनुभूति, अपने को जानना, यानी कि अपने विवेक के द्वारा अपने आप को जानना। इसके लिए स्वतंत्र गुरु को छोड़ते थे ताकि वो अपने विवेक के द्वारा अपने गुणों का विकास कर सके। अपने को जानना, जिससे उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सके। और फिफ्थ है आपका कैरेक्टर। कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले शिष्य या गुरु दोनों का कैरेक्टर यानी कि दोनों का चरित्र का निर्माण बहुत ज़रूरी है। उसमें कैरेक्टर की बात करें तो उनको अपने कार्यों पे यानी कि अपने अनुशासन में संयम रखना, अपने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक जो संयम होता है उसे नियंत्रण में रखना कैरेक्टर के अंतर्गत आता है। बच्चा या गुरु यानी कि साधारण वे में, यानी कि सादा खाना, उच्च विचार, यानी कि उनके उच्च विचार होने चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए और सरल भाषा या शुद्ध रूप में उनका मस्तिष्क यानी कि उनका कार्य करना चाहिए। ये कैरेक्टर डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। तो ये तो मेन फीचर्स हैं यानी कि एम्स हैं। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट हम उनके फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे आएंगे। नेक्स्ट हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन पर आएंगे।
अगर हम प्रशासन की बात करें तो सबसे पहले राज्य के नियंत्रण से मुक्त, राज्य के नियंत्रण से मुक्त होता था। उस समय गुरुकुल जो प्रणाली थी उसमें राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता था, क्योंकि राज्य ना तो उन्हें पोषित करता था और ना ही कोई ये बोलता था कि स्कूल में जितनी भी शिक्षा दी जा रही वो हमारे अनुसार करिए। दूसरा है आपका निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा, गुरुकुल प्रणाली में निःशुल्क शिक्षा होती थी, राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था, ना तो वो कोई हस्तक्षेप करता था और ना ही पोषित करता था। तो इन निःशुल्क शिक्षा को गुरुकुल प्रणाली कैसे चलाती थी, तो इसको दान के द्वारा चलाती थी। यानी कि जो उच्च वर्ग के लोग थे दान देते थे, चाहे ये लोग भिक्षावृत्ति द्वारा प्राप्त करें, भिक्षावृत्ति द्वारा या फिर भेंट द्वारा। जो उच्च वर्ग के लोग थे वो भेंट स्वरूप में भूमि दे देते थे, गाय दे देते थे या वस्त्र दे देते थे। इसके द्वारा जो गुरु लोग होते थे वो अपने गुरुकुल को चलाते थे, उसका संचालन करते थे। चूँकि गुरु एक निःशुल्क, उस समय की जो शिक्षा प्रणाली थी वो आज के जैसे आप लोग फीस देते हैं, वो उस समय ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं था। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, बच्चों को गुरुकुल में भेज दिया जाता था, तो उसके बाद से उनकी शिक्षा व्यवस्था स्टार्ट हो जाती थी। तो उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। जो गुरु लोग होते थे निःशुल्क शिक्षा देते थे। जो टीचर्स होते थे उनको भी कुछ भी, यानी जो गुरु हैं उनको भी कोई धन नहीं दिया जाता था। वो अपना कार्य कैसे करते थे, दान के द्वारा या भिक्षावृत्ति के द्वारा या जो कोई भेंट दे देता था उसके द्वारा वो कार्य को संपन्न करते थे। नेक्स्ट है आपका पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम। नेक्स्ट है आपका करिकुलम ऑफ एजुकेशन। करिकुलम ऑफ एजुकेशन में प्रारंभिक शिक्षा को में भाषा, व्याकरण, गणना का सामान्य ज्ञान, और सामाजिक क्रियाओं को सिखाया जाता था, सामाजिक क्रियाओं को समझाया जाता था। और बात करें उच्च शिक्षा में, तो उच्च शिक्षा में इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ब्रह्मशास्त्र, न्यायशास्त्र और पुराण को पढ़ाया जाता था। जो भाषा है उसे अनुकरण द्वारा कराया जाता था और जो व्याकरण है उसे अभ्यास के द्वारा या फिर जितने भी कला कौशल होते थे उन्हें अभ्यास के द्वारा पढ़ाया जाता था। तो ये था करिकुलम ऑफ एजुकेशन। अब हम वहाँ उस समय की शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि टीचिंग मेथड की बात करते हैं। टीचिंग मेथड में टीचिंग मेथड्स में सबसे पहले अनुकरण द्वारा, दूसरा है वाद विवाद, थर्ड है आपका
थर्ड है आपका व्याख्यान, फोर्थ है आपका कहानी विधि, और फिर है आपका तर्क विधि। तर्क विधि द्वारा टीचिंग मेथड यूज़ किए जाते थे। तर्क विधि उच्च शिक्षा में यूज़ किया जाता था, जबकि कहानी प्रारंभिक शिक्षा में यूज़ किया जाता था। प्रारंभिक शिक्षा में यूज़ किया जाता था, और तर्क विधि जो होता था वो उच्च शिक्षा में यूज़ किया जाता था। ये टीचिंग मेथड से अनुकरण द्वारा, यानी कि वेदों का अनुकरण द्वारा ये लोग उसका अनुकरण करते थे, उसके बाद से उसे याद करते थे। वाद विवाद के द्वारा उन्हें स्वतंत्रता दी जाती थी कि वह अपने बात को रखे। व्याख्यान द्वारा, कहानी विधि द्वारा जो कि प्रारंभिक शिक्षा में दी जाती थी, और तर्क विधि जो उच्च शिक्षा में दी जाती थी। यह है टीचिंग मेथड्स। नेक्स्ट हम वैदिक काल की उपाधियों की बात करें। वैदिक काल के उपाधि, जैसे इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि उपनयन संस्कार, यानी कि विद्या का प्रारंभ जब किया जाता है तो उसे विद्या आरंभ या उपनयन संस्कार के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। तो इसमें उपाधियाँ इसी के द्वारा किया गया है। सबसे पहले आता है स्नातक। स्नातक में 12 वर्ष तक अगर बच्चा शिक्षा ग्रहण कर लेता है और एक वेद का ज्ञाता हो जाता है तो उसे स्नातक की उपाधि दी जाती है। जैसे हम लोग आजकल बीए कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें स्नातक की उपाधि दी जाती है, जब हम एमए कर लेते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट की उपाधि दी जाती है। तो उस समय जो स्नातक की उपाधि थी वो एक वेद का ज्ञाता था। एक वेद के ज्ञाता होने के बाद उसे स्नातक की उपाधि, एक वेद के ज्ञाता को स्नातक की उपाधि दी जाती थी, जिसका वर्ष है 12 वर्ष। यानी कि 12 वर्ष तक जब वो शिक्षा ग्रहण कर लेता था और एक वेद का ज्ञाता हो जाता था तो उसे स्नातक की उपाधि दी जाती थी। फिर उसके बाद से आता है वसु। वसु में 2 वेदों का ज्ञाता होना चाहिए। 2 वेदों का ज्ञाता होता था, 2 वेदों का ज्ञाता होता था, और इसकी आयु यानी कि 24 वर्ष, यानी कि 24 वर्ष तक जब ये शिक्षा ग्रहण कर लेता था, 24 वर्ष तक की शिक्षा ग्रहण करता था और 2 वेदों का ज्ञाता होता था तो उसे वसु के नाम से उपाधि दी जाती थी। थर्ड है आपका रुद्र। रुद्र में 3 वेदों का ज्ञाता होता था, यानी कि 3 वेदों को ग्रहण कर लेता था, और उसकी आयु 36 वर्ष, यानी कि 36 वर्ष तक की आयु में जब वो शिक्षा ग्रहण करता था और 3 वेदों का ज्ञाता हो जाता था तो उसे रुद्र की उपाधि दी जाती थी। और लास्ट है आपका आदित्य। आदित्य, इसमें 4 वेदों का ज्ञाता होता था, 4 वेदों का ज्ञाता होता था, और इसका उम्र 48 वर्ष, 48 वर्ष तक अगर वो शिक्षा ग्रहण कर लेता था और 4 वेदों का ज्ञाता हो जाता था तो उसको उपाधि आदित्य की दी जाती थी। तो ये थी उपाधियाँ। और जो हमने स्टार्ट किया था उपनयन संस्कार से, इन्हीं वेदों में अगर वो एक वेद करके गृहस्थ आश्रम में चला जाना चाहता है तो उसे समावर्तन संस्कार कहा जाता है, यानी कि शिक्षा का समाप्त करना, यानी कि शिक्षा को समाप्त करने में हम समावर्तन संस्कार नाम से जानते हैं। और ये हमारा ऊपर क्या था, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार से स्टार्ट करता था और समावर्तन संस्कार पे समाप्त करता था। अगर वो एक वेद का ज्ञाता होने के बाद से, स्नातक की उपाधि करने के बाद से गुरुकुल छोड़ता है तो वो समावर्तन संस्कार कंप्लीट करने के बाद, यानी कि शिक्षा की समाप्ति करने के बाद से, शिक्षा की समाप्ति का नाम क्या था, समावर्तन संस्कार। शिक्षा की समाप्ति करने के बाद से वो गृहस्थ आश्रम में चला जाता था। ऐसे अगर वो वसु यानी कि 2 वेदों का ज्ञाता, यानी कि 24 वर्ष की आयु का शिक्षा ग्रहण करने के बाद से 2 वेदों का ज्ञाता हो जाता था तो उसको उपाधि वसु की दी जाती थी। और उसके बाद से वो गृहस्थ आश्रम में जाना चाहता है तो वो समावर्तन संस्कार को कंप्लीट करने के बाद ही गृहस्थ आश्रम में चला जाता है। तो ऐसे ये 4 उपाधियाँ दी गई हैं, स्नातक, वसु, रुद्र और आदित्य। लास्ट है आपका अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन।
लास्ट टॉपिक आपका है डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। अनुशासन की बात करें तो वैदिक काल में 3 चीज़ों पर मेन फोकस किया है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। शारीरिक संयम की बात करें, शारीरिक संयम की बात करें तो सबसे पहले शारीरिक संयम में ब्रह्मचर्य का पालन करना। सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना मेन होता था, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है। श्रृंगार न करना, नाच या नृत्य या डांस नहीं देखना, श्रृंगार न करना, श्रृंगार न करना, नृत्य व संगीत न सुनना, नृत्य व संगीत न सुनना, न सुनना। उसके बाद से आपका मादक पदार्थों का न सेवन करना, मादक पदार्थों का सेवन न करना, शारीरिक संयम के अंतर्गत आता है, यानी कि शारीरिक संयम में ब्रह्मचर्य का पालन करना, श्रृंगार न करना, नृत्य व संगीत न सुनना और मादक पदार्थों का सेवन न करना शारीरिक संयम के अंतर्गत आता है। यानी कि हम शारीरिक संयम कैसे बना सकते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करके और इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके। दूसरा है आपका मानसिक संयम। मानसिक संयम, मानसिक संयम में आपका सत्य, अहिंसा, सत्य अहिंसा पर बल देना, मोह, लोभ, क्रोध, काम आदि पर नियंत्रण। सत्य अहिंसा पर पालन करना और लोभ, मोह, क्रोध और कायम पर नियंत्रण करना मानसिक संयम के अंतर्गत आता है। जबकि तीसरा है आपका आत्मिक संयम। आत्मिक संयम में शारीरिक और मानसिक इन दोनों का समायोजन कर कर आत्मिक संयम स्थापित करना, यानी कि आपका है आत्मनियंत्रण से मतलब है, आत्मनियंत्रण से, नियंत्रण से मतलब है, यानी कि आत्मिक संयम में अपने पे नियंत्रण रखना और शारीरिक संयम में ब्रह्मचर्य का पालन करना, मानसिक में आपका सत्य अहिंसा पर बल देना, जबकि लोभ, मोह, क्रोध में उस पर नियंत्रण करना है। तो ये है आपका पूरा अनुशासन। ये था आपका पूरा वैदिक काल यानी कि वैदिक पीरियड। इसमें हमने देखा कि उसका एम्स क्या है, उसकी पाठ्यचर्या क्या है, उसका अनुशासन क्या है, कैसी शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा उपनयन संस्कार से स्टार्ट होता था और समावर्तन पे समाप्त होता था। इसमें कुछ उपाधियां थी, स्नातक, वसु, रुद्र और आदित्य, जो कि वर्षों में भी डिवाइड है और कितने वेदों का उनका ज्ञाता होना चाहिए, तो कौन सी उपाधि दी जाती थी, ये भी हमने पढ़ा। प्रारंभिक शिक्षा को हमने पढ़ा 5 वर्ष में और उस शिक्षा को हमने पढ़ा कि ब्राह्मण की शिक्षा अगर है तो 8 वर्ष का, और अगर वो वैश्य क्षत्रिय है तो 10 वर्ष का, और अगर वो वैश्य है तो 12 वर्ष की आयु में वो शिक्षा ग्रहण स्टार्ट करता था, यानी कि शिक्षा ग्रहण करता था। और फिर लास्ट में हम समावर्तन संस्कार पे जाते हैं, यानी कि जब हम शिक्षा की समाप्ति करते हैं तो समावर्तन संस्कार के द्वारा करते हैं। तो ये था हमारा पूरा वैदिक पीरियड, जिसमें अनुशासन आपने देखा, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संयम को सबसे ज़्यादा मेन फोकस किया गया है। अगर शिक्षा की बात करें वैदिक पीरियड में, तो उसमें हमने सबसे ज़्यादा ज्ञान की व्यवस्था पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है, यानी कि बच्चे का ज्ञान और उसका कल्चर दोनों पे ज़्यादा फोकस किया गया। आध्यात्मिक शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है, क्योंकि जो स्कूल का वातावरण था वो भी आध्यात्मिक था, यानी कि धर्म से रिलेटेड था। तो उस समय जो आध्यात्मिक शिक्षा पे सबसे ज़्यादा बल दिया गया, वैदिक काल की जितनी भी शिक्षा थे उसको हमने इंक्लूड किया है। तो ये पूरा था आपका वैदिक पीरियड। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।